नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक बैच स्टार्ट किया गया है जिसे हम फाउंडेशन बैच कह रहे हैं। और ये फाउंडेशन बैच जो है ये सभी बच्चों के लिए फ्री चलाया गया है। यानी ये हमारा साल का पहला बैच 2025 का पहला बैच वो सभी बच्चों के लिए फ्री है, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। और इस ज्योग्राफी में आज आपकी तीसरी क्लास है। पहली क्लास जो हुई थी उसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था। दूसरी क्लास जो हुई थी उसमें मैंने पहला चैप्टर जो कि आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, यानी हम भारत के सामान्य परिचय की बात करते हैं, तो भारत के क्षेत्रफल को हमने जान लिया था। भारत के क्षेत्रफल के अलावा हमने भारत के नामकरण को समझ लिया था। भारत के नामकरण के अलावा भी हमने भारत के क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि भारत पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट जमीन रखता है, भारत पूरे वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन रखता है, तो ये सारी चीजें हम वहां पर कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका भारत के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे नॉर्थ वाला पार्ट कौन सा है, भारत का सबसे साउथ वाला पार्ट कौन सा है, भारत का सबसे ईस्ट वाला पार्ट कौन सा है, भारत का सबसे वेस्ट वाला पार्ट कौन सा है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हमारे साथ में इसी प्रकार से जुड़े रहिए और हम इसी प्रकार से आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही बैच को लेके आते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के द्वारा ये बैच जो चलाया गया है, ये बैच आपको थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए, यानी आपके कंसेप्ट को समझाने के लिए। जो कंसेप्ट है अगर आप उसको समझ जाएंगे तो जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो प्रैक्टिस सेट जब लगाओगे तो सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। इसी के साथ में मैं आपको और चीजें बताना चाहूंगा। तब तक मैं आपका बैच का जो पार्ट है, यानी हम जिस चीज को पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब ये बात करेंगे कि सबसे पहले मैं भारत का अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार पढ़ा रहा था। अब इसमें जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे उन क्वेश्चंस को, यानी जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं आपको ये भी बता के चलूंगा कि प्रीवियस ईयर में कितना इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि आज के टाइम पे फ्री में पढ़ाने वाला कोई नहीं है। आपको भी पता है कि हम लोगों के द्वारा आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे जो मैं आपको बैच मिल रहे हैं, अगर आप उन बैच का कंटेंट और हमारे बैच का कंटेंट आप मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखने लगेगी कि फ्री में भी हमें बहुत कुछ मिल रहा है जहां से हम पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ में इस बैच को स्टार्ट करते हैं। और इस बैच में आपके साथ में कौन कौन से टीचर्स जुड़े हुए हैं, कौन कौन से आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको ये बता ही दिया मैंने कि पहला बैच है हमारा 2025 का। और 2025 का बैच जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग ये सोच कर ही रह जाते हैं कि हम बैच लेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, उन लोगों का सपना साकार करने के लिए हमारे द्वारा, यानी यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस की टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। और सराहनीय कार्य में हम आपको फ्री बैच पढ़ा रहे हैं। इसलिए इस चैनल को आपको क्या करना है, उन सभी साथियों को शेयर करना है जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके मन में क्यूरियोसिटी है कि हम पढ़ें कैसे, जिनको जानना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, जिनको सिलेबस से रिलेटेड पढ़ना है, जिनको एग्जाम से रिलेटेड पढ़ना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकर चलना है, तो वो हमारे साथ में जुड़ सकता है। और वो बैच हमारा है फाउंडेशन बैच। और इस बैच में आपको ललित सर, मेरे द्वारा, यादवेंद्र सर, अखिल सर और शैलेंद्र सर की टीम है, यानी हम लोगों की जो टीम है वो आपको एक बैच दे रही है। और इसमें आपको पढ़ाने के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको टाइमिंग भी बताना चाहता हूं कि आप लोगों के माइंड में ये रहता है कि सर हमें टाइमिंग नहीं पता है। कई लोग आते हैं कि सर इसका बैच कब आएगा, वो कौन से टाइम पे चलेगी क्लासेस। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही आप सुबह उठोगे, सुबह आपको अखिल सर की क्लासेस से हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा। यानी सपने की हिस्ट्री को छोड़ के आप जो रियल में हुआ है उस हिस्ट्री को जानोगे सुबह 7 बजे। और ये बैच पढ़ा रहे हैं अखिल सर हिस्ट्री की क्लासेस को, ठीक है। सुबह 7 बजे के बाद में अब आपके पास में है टाइम शाम का, क्योंकि आप लोग कॉलेज भी जाते होंगे, कॉलेज के अलावा आप कुछ कोई लोग जॉब भी कर रहे होंगे, तो सबके 5 बजे जॉब छूट जाती है। तो जॉब छोड़ने के बाद में, छोड़ने का मतलब वो नहीं है कि आप जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ने का मतलब वो है कि जब आप जॉब से घर पे आओगे 5 बजे, तो 5 बजे आपको इकोनॉमिक्स को समझाएंगे क्या, ललित सर। तो इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए आपको ललित सर की क्लास से जुड़ना है। ज्योग्राफी की ये तो मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, ये तो आपको पता ही है कि मनीष सर की क्लासेस है 6 बजे, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, ठीक है। मैथ्स की क्लासेस आपकी 8 बजे है, रीजनिंग की क्लासेस आपकी 9 बजे है, जो कि शैलेंद्र सर ले रहे हैं। यादवेंद्र सर की जो क्लासेस है मैथ्स की, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, यानी जब तक यूट्यूब पर चल रही है तब तक आप यूट्यूब पर ले लो। इसके बाद में ये क्लासेस
आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी। और एप्लीकेशन के बारे में मैं बताऊं कि जितनी भी आपको पढ़ाया जाएगा, जितना भी आपके हमारे द्वारा नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे ना, वो सारे ही नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना भाई, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना है, जिससे आप उन नोट्स को, जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा, उन नोट्स को आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ पाएं। क्योंकि यहां पर इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, समझना है, और जो भी आपको लगता है कि ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को आपको उस टाइम पे नोट करना है। ठीक है, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना चाहिए, भले ही आप नोट्स मत बनाओ। नोट्स बनाने का मतलब आप पूरे टाइम मत लिखो, आप उन चीजों को रिवाइंड करो कि मान ली सामने मैंने आपको कुछ बताया, वो आपको पता है, मत लिखो, लेकिन जो नहीं पता है उस चीज को जरूर नोट करिएगा। यही आपके इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलें अब चलते हैं। आपकी पीडीएफ के बारे में मैंने बता ही दिया। बाकी हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे वो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने कवर किया था किस चीज को, कि भारत का नामकरण, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि भारत का नाम क्या क्या है, भारत का डॉक्यूमेंटेशन नाम क्या है, भारत अनऑफिशियल नेम क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। भारत की लोकेशन को हम जान चुके हैं कि लोकेशन के अकॉर्डिंग भारत कहां पर है, लोकेशन के अकॉर्डिंग भारत कहां पर है, आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, समझ गए थे। इसके बाद में भारत का क्षेत्रफल जाना था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3287 किलोमीटर स्क्वायर। भारत की जनसंख्या कितनी है, अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011 के अकॉर्डिंग आपके भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि हमारा ऑफिशियल डेटा है। बाकी यूएन के अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन है वो 142 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, और हम दुनिया में नंबर 1 पर राज कर रहे हैं पॉपुलेशन के मामले। बाकी की चीजों को देखेंगे, पॉपुलेशन तो बढ़ा ही लेते हैं, बाकी देखते हैं। फिर आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। इस चीज को मैं चाहता तो कल ही भी करा सकता था, मुझे लगता है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए प्रेजेंटेशन के टाइप से, इस वजह से मैंने इसको अगले दिन के लिए रखा, जो कि मैं आज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। अब बात करते हैं आपका पढ़ना क्या है। तो जितने साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा भाई, अपने जो पढ़ने वाले हैं, जिन पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में उनको एक कहते हैं ना कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि जहां से वो उन चीज़ों को पढ़ पाएं, तो उन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितने साथी जुड़े हैं लाइव क्लासेस में। तो मैं यही कहना चाहूँगा फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भेजें, जिससे उनका कुछ ना कुछ भला हो पाए, कि फ्री में जो फ्री बैच हमारे द्वारा चल रहा है, इस फ्री बैच में कुछ उनको अच्छा मिल पाए, और ये अच्छाई का काम आप भी कर सकते हैं। हम फीस नहीं ले रहे, लेकिन आपको फीस पे करनी है, और वो पे कैसे करना है, पैसे से नहीं, उन बच्चों का भला करके जो वास्तव में हमारे साथ में, या वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ नहीं पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म आपका है यादविन स्मार्ट क्लास। ठीक है, जल्दी कीजिए। अब बात करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, अब माइंड में ये आ रहा होगा क्या पढ़ना है भाई। अब मैं आपको बता दूं कि चलिए वो मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है। कल मैंने आपको बताया था कि मैं भारत की बात करूं, यानी अक्षांशीय देशांतरी की बात करें, तो जब ये पृथ्वी के बारे में साइंटिस्ट ने जाना कि पृथ्वी है, और पृथ्वी के पास में क्या है, बहुत बड़ा आकार है। हमारी पृथ्वी का आकार जो है वो क्या है, बहुत बड़ा है, और अधिक बड़ा आकार हो न पाने की वजह से लोगों को प्लेस पता करने में दिक्कतें होती थी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मुझे जाना है, मैं किस तरीके से जाऊं तो मैं उस जगह पे पहुंच जाऊं। तो अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे हूं और मुझे इस जगह जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस चीज के लिए जानना। इसके अलावा यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पे ऊपर की साइड में तो ठंड पड़ रही है, नीचे की साइड में आप देखोगे तो गर्मियां हैं, तो बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में साइंटिस्ट जानना चाहते थे। तो ये चीज देखी इन्होंने कि यहाँ पर जलवायु अलग अलग देखी जाती है, हर जगह पर जलवायु की विविधता पाई जाती है, और जब विविधता पाई जा रही है, पृथ्वी एक है, तो क्या रीजन हो सकता है कि जलवायु अलग अलग है। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए साइंटिस्ट काम करने लग गए। इसके अलावा उन्होंने पता करना था कि स्थिति, यानी हमें प्लेस को भी तो जानना है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो फिर क्या करें भाई, हमारे पास में ऐसा कुछ होना भी तो चाहिए कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएं। अब जाने के लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहले लोगों ने, यानी जो साइंटिस्ट थे, उनने क्या किया कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी को पहले मॉडल के रूप में लेके आए, यानी पृथ्वी की एक प्रतिलिपि बनाई, प्रतिरूप बनाया। अब प्रतिरूप बहुत बड़ा तो नहीं बनाया, उन्होंने छोटे रूप में बना दिया, कि जो प्रतिरूप बनाया, इस प्रतिरूप को कहा गया कि यही है आपका ग्लोब।
इसी को आज क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्लोब। और इसी ग्लोब को देने वाले कौन थे, वो थे मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम थे, इन्होंने ग्लोब का आविष्कार किया, कर लिया। चलिए, अब यहां पर ग्लोब का आविष्कार तो हो गया, मैंने कह दिया ठीक है ग्लोब का आविष्कार कर लिया। भाई करना क्या है इस ग्लोब का, तो अब यहां पर कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना दिमाग चलाया, और दिमाग चलाने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ चीजें आपके सामने प्रेजेंट करके रख दी। ठीक है, मैं यहाँ पे तीनों चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या चीजें हैं, चलिए बात करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने कैसी रेखाएं खींची, समानांतर रेखाएं खींची, जो कि आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही हैं। तो ये समानांतर रेखाएं खींचनी किसी ने, ठीक है, जब समानांतर रेखाएं खींची, इन्हीं रेखाओं को आज के टाइम पे हम लोग क्या कह देते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, और लैटिट्यूड को आप हिंदी में कहते हैं अक्षांश। ठीक है, अब समानांतर के बाद कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई ऐसा करते हैं हम लंबवत रेखाएं खींच देते हैं, और लंबवत रेखाएं खींची तो उन्होंने पाया कि हमने लंबवत रेखाएं इस तरीके से खींची, खींच ली। चलो, ये चीज मैं आपको कल भी बताया था, ये खिंच गई। अब क्या करना है, और भी भाई कहते ना कि वर्टिकल खींच लिया। अब तीसरा बोलता है भाई ऐसा करते हैं इन दोनों रेखाओं को मिला देते हैं। मिलाएं कैसे, कि जैसे आपका यहां पर ये मिला दिया इस तरीके से, ये आपकी लंबवत रेखाएं भी मैं बना देता हूं, और लंबवत के अलावा मैं यहाँ पे कैसी रेखाएं भी बना देता हूं, मैं यहाँ पे समानांतर रेखाएं भी बना देता हूं। ये मैंने रेखाएं खींच दी। अब जैसे ही मैंने ये रेखाएं खींची, मुझे यहाँ पे पता चला कि ये पृथ्वी पे जो आपके पॉइंट बनते जा रहे हैं, ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर काट रही हैं। देख रहे हो आप, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर तो काटेंगी, और ये जिस जगह पर काटेंगी उन्हीं से बन जाएगा क्या, उन्हीं से बना हमारे पास में क्या, कोऑर्डिनेट। और जब कोऑर्डिनेट बना तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम क्या करने लग गए, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने लग गए। ठीक है, मुझे जाना है इस कोने पर, तो मैंने इस कोऑर्डिनेट का पता किया कि एक समानांतर रेखा और एक लंबवत रेखा एक अक्षांश बना रही है, वहां पे बना कोऑर्डिनेट। अक्षांश और लैटिट्यूड जिस जगह काटेंगे उस जगह कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट बना तो मैं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में मुझे आसानी होने लगी। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आया समझ में, सभी को आया। चलिए बात करते हैं, क्या बात करते हैं अब हमें करना है क्या, कि ये कोऑर्डिनेट जो बन रहे हैं, यानी हमारे अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास से भी तो होके निकलते होंगे। अब माइंड में आ रहा होगा भारत के पास से अगर निकलेंगे तो ये तो सारे बहुत सारे निकल रहे होंगे। हाँ भाई बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन अब ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरे पास मैं मान लीजिए मैं एक भारत का नक्शा हूं, मान लो, मान लिया। अब एक लैटिट्यूड मेरा ऐसे निकलेगा, एक पास से निकलेगा, एक नीचे, और नीचे, इस तरीके से आपका लैटिट्यूड निकलेगा। लेकिन कोई ना कोई लैटिट्यूड तो होगा जो मेरे सर को छूता हुआ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, इस सर के पास से यानी इस बॉर्डर को टच करता हुआ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो मेरे उस वाले पार्ट को छुएगा वो मेरा नॉर्थ का पॉइंट होगा, और जो मेरे पैर की साइड में छुएगा वो मेरा साउथ का पॉइंट होगा। और मैं अगर हाथ को इस तरीके से कर लूं तो एक मेरा इस वाले पॉइंट को छुएगा और एक इस वाले पॉइंट को छुएगा, इस तरीके से तो होगा। चलिए इस चीज को समझते हैं, कैसे समझना है सर। यहां पे सामने आपके सामने बन चुका है। अब ये जो बना है ये आप चीजों को समझते हैं कैसे। तो जैसे ही आपको ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखाया, अब आप कह रहे होगे सर इसका मतलब क्या है, ये करना क्या है, मुझे आखिर कहना क्या चाहते हो। तो माइंड में आप लगाओ कि मैंने बोला कि ये है भूमध्य रेखा, ये क्या है, इसे मैं कह रहा हूं क्या, भूमध्य रेखा। इसे कहते हैं 0 डिग्री का इक्वेटर। ठीक है, और अगर मैं 0 डिग्री का इक्वेटर अगर इसे बोल रहा हूं तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा आपकी ये होती है जहां से पृथ्वी दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ऊपर वाला कौन सा, कल बताया था, ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर। इसी तरीके से पृथ्वी पर कई सारी रेखाएं आपकी इस तरीके से खिंची हुई हैं। तो एक रेखा तो ऐसी होगी जो भारत को इस जगह से छूते हुए जाएगी। ठीक है, दिख रहा है ना, प्रेजेंटेशन आपको सही लग रही है ना, कि एक रेखा जो है वो भारत को यहां से छू के जाएगी, और एक रेखा जो है भारत को ऊपर वाले पॉइंट पे छू के जाएगी। ये लो, ठीक है, यानी दो रेखाएं ऐसी होंगी जो भारत के सबसे नॉर्थ वाले पार्ट को छुएगी और भारत के सबसे साउथ वाले पार्ट को भी छुएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
इन्हीं को कहा गया क्या, इन्हीं रेखाओं को कहा जाता है क्या, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। कौन कौन सी छुएंगी ये हम पढ़ने वाले हैं भाई, रुको तो रुको जरा, ये मैं आपको बस समझा रहा हूं समझाने के तरीके से कि एक रेखा भारत के नॉर्थ वाले पार्ट को छू रही है, एक रेखा भारत के साउथ वाले नॉर्थ वाले पार्ट को छू रही है, साउथ वाले पार्ट को छू रही है। ठीक है, वैसे तो आपको यहां पे देखेंगे बहुत सारे लैटिट्यूड होते हैं, लेकिन ये दोनों हमें इंपॉर्टेंट लगे। क्यों लगे? क्योंकि बॉर्डर को छू रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी। सर अभी तो बनाया, चलो एक और देख लो कि ऐसे ही पृथ्वी इस तरीके से बांटी गई होगी। अब यहां पे आप देखोगे कि मैंने जो लॉन्गिट्यूड बनाए थे कि एक लॉन्गिट्यूड जो होगा वो इस तरीके से भारत को छुएगा और एक लॉन्गिट्यूड जो होगा जो इस तरीके से भारत को छुएगा। ठीक है, ये समझ में आया? प्रेजेंटेशन बेस्ट लग रही है, अच्छी लग रही है ना? कि यहाँ पे अगर मैं लैटिट्यूड को भी बना दूं तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये लैटिट्यूड आपके इस तरीके से बन जाएंगे, ये बन गया। अब आप देखो कि लॉन्गिट्यूड भी छू रहा है और लैटिट्यूड भी छू रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, इसको कुछ ना कुछ कहूंगा, इसे भी मैं कुछ ना कुछ कहूंगा, यहां पे भी छुएगा और यहां पे भी। चारों पॉइंट मुझे याद करने हैं और यही चारों पॉइंट पूछे जाते हैं। और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही होते हैं जो ये बताते हैं भाई कि सबसे नॉर्थ का पार्ट कौन सा है, जो सबसे नॉर्थ में छू रहा होगा, और सबसे साउथ का पार्ट कौन सा है, जो साउथ में छू रहा होगा। कौन? लैटिट्यूड। और जब ईस्ट वेस्ट की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग कि ईस्ट पार्ट कौन सा होगा, वेस्ट पार्ट कौन सा होगा। आया समझ? दिमाग में आया कि नहीं आया? चलिए अब बात करते हैं। अब क्या बात करनी है, इतना तो बता दिया। अब इन चीजों को समझना है। क्या समझना है, कैसे समझना है? आ रहा है दिमाग में? मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करके समझा रहा हूं कि इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक लैटिट्यूड जो है वो भारत को छू के जा रहा है यहां से। ठीक है, एक लैटिट्यूड जो भारत को यहां से छू के जाएगा। ठीक है, और एक लैटिट्यूड जो भारत को यहां से छू के जाएगा। ये तो हमने अभी देख लिया। अब इन दोनों को हमें जानना है भाई। क्यों जानना है? क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे जानेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो वाला पॉइंट है, 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते जाओगे तो 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, 4 डिग्री आएगा। ऐसे ही एक पॉइंट मुझे इस जगह मिला और इस वाले का नाम मैंने क्या रखा, तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस वाले का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट का। ठीक है, ये लैटिट्यूड कौन सा है, ये अक्षांश कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट का। अब इसका सरनेम होता है भाई। अब दिमाग में बैठा हो ना, सरनेम कैसे? हमारा तो भाई, मेरा तो शर्मा है, मनीष कुमार शर्मा, ये मेरा सरनेम है। आपका भी जो है, जैसे शिखा का है, इसके अलावा बादल का है, बादल ने क्या लगा रखा है सर, मीणा लगा रखा है। तो ऐसे क्या होते हैं, सरनेम होते हैं। तो ये सरनेम अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपने देखा कि भारत जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और इसके अलावा ईस्ट हेमिस्फीयर में है। जब मैं लैटिट्यूड की बात करूंगा, अक्षांश की बात करूंगा, तो भारत कहाँ होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूं तो भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो जितने भी लैटिट्यूड होंगे भारत के लिए सारे ही कैसे होंगे, नॉर्थ होंगे, क्योंकि भारत पूरा ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ का मतलब उत्तरी। और क्या है ये, अक्षांश है या देशांतर? ये तो अक्षांश है, तो मैंने यहां पे नाम लिख दिया 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी तो छुएगा भाई। क्या एक ही जगह थोड़ी ना छू रहा है, इसकी भी तो डिग्री होगी। अब 8 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे, 9 10 11 12 करके एक लैटिट्यूड जो होगा वो मेरा बना मुझे 37 डिग्री 6 मिनट का, 37 डिग्री 6 मिनट का। और ये भी कैसा होगा, नॉर्थ है, तो इसे भी मैं क्या कहूंगा, उत्तरी अक्षांश बोलूंगा। चलिए, ये बात तो हो गई इनके लैटिट्यूड की। अब हमें यहां पे एक बात समझ में आ गई कि लैटिट्यूड हमें पता चल गए, और लैटिट्यूड जैसे ही हमें पता चले तो अब माइंड में ये बैठा होगा कि यार ये लैटिट्यूड जो हैं, जिस जगह छू रहे हैं वो कोई ना कोई जगह तो होगी, उस जगह का नाम तो होगा, वो जगह भी तो पूछी जा सकती है। क्यों? बिल्कुल सही कह रहा भाई, बिल्कुल। अगर जहां पे जगह की बात आ रही है तो जगह का नाम भी तो है।
तो याद रखना कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ये कहां पे छूता है? इस पॉइंट का नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है इसका? कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। इसी तरीके से 37 डिग्री का जो जा रहा है ये क्या है? इसको मैं कहता हूं इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल कहां पर है? पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे ये लद्दाख में है। ठीक है, कहां पर है? लद्दाख में। ये बात समझ में आई? दोनों लैटिट्यूड समझ में आए? यानी दो अक्षांश के बीच में पूरा भारत है भाई, दो अक्षांश के बीच में। और वो दो अक्षांश आपके कौन से हैं? 8 डिग्री 4 मिनट का और 37 डिग्री 6 मिनट का। दोनों का अक्षांश जो है, सरनेम जो है, वो उत्तरी अक्षांश है। ये याद रख लो, क्योंकि भारत उत्तर में है इसलिए उत्तरी अक्षांश है। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आई होगी। लेकिन एक सेकंड, क्यों एक सेकंड? ये कि सर माइंड में एक चीज आई, क्या आई है कि भारत के पास में आइलैंड्स भी तो हैं। यहां पे मैंने तो आइलैंड्स भी देखे हैं, इस तरीके से भारत के पास में आइलैंड्स भी हैं। तो क्या इसको नहीं छुएगा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको भी तो छुएगा। चलो इसकी भी बात करते हैं। तो एक लैटिट्यूड जो है इस वाले पार्ट को भी छू के जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे बना दे रहा हूं ऐसे। अब यहां पे ये जो पार्ट बना ये मुख्य भूमि है। ठीक है, ये कौन सी है? ये मुख्य भूमि का अक्षांश हो गया। अगर आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछे कि मुख्य भूमि का अक्षांश, तो मुख्य भूमि का अक्षांश बनेगा कौन सा? क्योंकि यहां पे बनेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के नॉर्थर्न लैटिट्यूड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं बोल रहा हूं क्या कि पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए, अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तब क्या होगा? उसी के लिए तो बताया भाई, इसी चीज के लिए तो मैं बता रहा हूं अलग से। क्या होगा कि यहां पर जब अंडमान निकोबार से छुएगा तो यहां पर भी एक पॉइंट और होगा, और वो होगा कौन सा? 6 डिग्री 4 मिनट का। चलो 6 डिग्री 4 मिनट, भारत तो पूरा नॉर्थ में है, तो लैटिट्यूड भी क्या होगा? उत्तरी ही होगा। यानी अक्षांश कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश ही होगा। और यहां पे इस पॉइंट का नाम क्या कहलाएगा? इस पॉइंट का नाम कहलाएगा इंदिरा पॉइंट। और आपसे पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट कहां पर है, तो ये अंडमान और निकोबार में है। और अंडमान निकोबार के अलावा ये निकोबार में भी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर मेरे लिए ये 3 इंपॉर्टेंट बनेंगे। अब जब मुख्य भूमि की बात करेंगे 6 डिग्री 4 मिनट से कहां का हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट का हो जाएगा ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और इसको आप क्या कर सकते हो? इसको कर सकते हो कॉपी। ठीक है, ये मैंने आपको यहां पे पॉइंट लिखा दिए। अब यहां तक आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा, क्योंकि भारत जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए, भारत की मेन लैंड्स का पूछा जाए, तो भारत की मेन लैंड हो जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी है भारत, भारत इसके नीचे की तरफ में है, क्योंकि हमारे पास में अंडमान निकोबार है। और जब अंडमान निकोबार हमारा हिस्सा है भाई, क्यों छोड़ दें उसे? उसका भी तो अक्षांश देखेंगे, उसका भी तो लैटिट्यूड देखेंगे। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो इसका मतलब मैं अपना पार्ट नहीं मानता। लेकिन ये मेरा पार्ट है, भारत का पार्ट है, और ये भारत का जो पार्ट होगा वो वहां पर मेरा लैटिट्यूड भी काउंट होगा, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो मुख्य भूमि से दूर क्यों ना हो। अगर वो मुख्य भूमि से दूर भी है ना, तब भी तो मेरा ही पार्ट है, तो मैं क्यों उसे छोड़ दूं? इसलिए इसको काउंट किया। ठीक है, आया समझ? ये है आपकी प्रेजेंटेशन, जो आपको मुझे लग रहा है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलें आगे। अब बात करते हैं, क्या यही लैटिट्यूड हैं? इसके अलावा भी कोई लैटिट्यूड है? हाँ जी, एक लैटिट्यूड है जो पृथ्वी के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये 3 लैटिट्यूड हमने जो देखे यहां पर, ये जो 3 लैटिट्यूड देखे ये हमारे देश के हैं, जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन पूरी पृथ्वी पर इंपॉर्टेंट
ऐसा भी कोई लैटिट्यूड है भाई? है, हाँ भाई, हाँ है। कौन सा है? चलिए उसको भी देखते हैं। उसको देखेंगे कि आपने एक लैटिट्यूड और पढ़ा होगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात होगी, इसे मैं क्या कह रहा हूं? 23.5 डिग्री। क्या? 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड है। और 23.5 डिग्री का अगर लैटिट्यूड है, भारत पर जा रहा है, तो ये भी कैसा होगा? उत्तरी तो होगा। क्यों भाई? क्यों बादल? होगा कि नहीं होगा? ये है उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री का। ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपका जो पृथ्वी के लिए इंपॉर्टेंट रेखा मानी जाती है। अब आपसे यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको यहां बता देता हूं कि वो क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि कितने स्टेट हैं भाई? कितने स्टेट से कर्क रेखा निकलती है? तो भाई 8। याद रखना, कितने? 8। अब इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? सर इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों नहीं भाई, और भी पूछे जाएंगे। तो याद रखना है ना मैं, कौन कौन से। तो सबसे पहला पार्ट, ये वाला पार्ट मुझे दिखा, तो ये स्टेट कौन सा है? मुझे याद आया कि इस स्टेट का नाम है गुजरात। और गुजरात के बाद एक और स्टेट पड़ता है, वो है आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद देखा तो मध्य प्रदेश मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। और मध्य प्रदेश के बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं, तो यहां मुझे दिखता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के आगे कौन सा आता है भाई? छत्तीसगढ़ के आगे आता है झारखंड। और झारखंड के आगे की बात करते हैं तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के आगे त्रिपुरा। और त्रिपुरा के आगे पूछा जाए तो वो है आपका मिजोरम। और यही 8 स्टेट हैं जो आपके कर्क रेखा से गुजरते हैं। अब मेरे से, यानी मैंने कैसे बताया है? याद रखना, जो मैंने स्टेट यहाँ पे लिखे हैं ना, ये जो इस टाइप से लिखे हैं, यानी मैंने ऊपर से इस तरीके से नीचे की ओर लिखे हैं ना, ये इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से चल रहे हैं। अगर आपसे कैसे पूछा? अगर उसने पूछ लिया कि वेस्ट टू ईस्ट लगाइए, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ में आपको अगर बढ़ना होगा तो इसी तरीके से बढ़ जाओगे कि गुजरात है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। ठीक है। अब उसने ऐसा उल्टा पूछ लिया। उल्टा कैसे सर? उल्टा वो ऐसे भी तो पूछ सकता है कि ईस्ट से वेस्ट लगाइए, तो मुझे उल्टा चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? मिजोरम से चलना पड़ेगा। मिजोरम सबसे ईस्ट है, इसके बाद त्रिपुरा है, इसके बाद बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान और लास्ट में आपका गुजरात। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे ज्यादा कहां से घुसती है? तो सबसे ज्यादा जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, कर्क रेखा सबसे ज्यादा भी गुजरती होगी और सबसे कम भी गुजरती होगी। अगर सबसे ज्यादा गुजर रही है तो वो मुझे स्टेट का नाम पता होना चाहिए। और वही आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश से गुजरती है और सबसे कम ये राजस्थान से गुजरती है। ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप तुरंत इसका आंसर दे दोगे। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं, आप तुरंत आंसर देख के चलना। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया। अब मैं यहां पे क्वेश्चन पूछूं कि मुख्य भूमि है, हमारी मेनलैंड है, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, जो कि हमने यहां देखा था। ठीक है, 8 डिग्री से 37। मुख्य भूमि की बात हो रही है, मुख्य भूमि की। अगर मैं द्वीप को ऐड कर लूं, आइलैंड्स को ऐड कर लूं, तो आइलैंड्स कहां से? यहां से हैं, यहां से ऊपर। अब पूछ रहा, देख लो, 8 डिग्री की जगह पर क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो मैंने आपको यहां पे बता दिया। बाकी का आपको ये चीज जो है वो मैंने लिखित में भी दी है, तो आपको यहां पे लिखित में लिखा है और आप पे इमेज भी दी है, जिससे कि आपको और चीजों को समझ पाओ। 37 डिग्री इंदिरा कॉल, 8 डिग्री कन्याकुमारी, 6 डिग्री इंदिरा पॉइंट। ठीक है। बाकी का यहां पे सब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर मैं बात करूं तो मुख्य भूमि का पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। आगे बढ़े। दूसरा है द्वीप के साइड। अगर मैं आइलैंड को काउंट कर लूं, क्योंकि यहां पे हमारे पास में आइलैंड्स हैं जो आपको यहां पे दिख रहे हैं, और अगर इन आइलैंड्स को काउंट कर लिया जाए तो
आपका लैटिट्यूड हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। जो भी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये क्लाइमेट का पता लगाती हैं, यानी यहां पर क्लाइमेट कैसा होगा। तो आपने देखा होगा सन की रेस मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में आती हैं, मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच। तो इस वाले एरिया में क्लाइमेट कैसा होता है? गर्म होता है। इसी वजह से क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंधीय। और इसी वजह से भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। सर यहाँ तो मानसूनी लिखा है भाई, ये तो गजब की बात है। कैसे? उष्णकटिबंधीय तो सर सुना था, मानसूनी। मानसूनी की इस वजह से है कि आपके पास में मानसून का पूरा एक सीजन है, यानी ये सीजन आपका जून से स्टार्ट होता है, सितंबर तक बारिश करता है। उसके अलावा भी पश्चिमी विक्षोभ से भी बारिश हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से उष्णकटिबंधीय हमारा मानसूनी जलवायु हो जाती है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक है। 8 राज्य कर्क रेखा से ये मैं बता चुका हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। शॉर्टेस्ट भी बता दिया राजस्थान, लॉन्गेस्ट भी बता दिया मध्य प्रदेश। इतनी सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे लिखित में बता दी हैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो ठीक है, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखी हुई हैं। ठीक है। आपका चाहे वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो, मैनलैंड की बात करें, आइलैंड्स की बात करें, आपके क्लाइमेट की बात करें, इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मिलने वाले 8 स्टेट्स की बात करें, तो सारे ही स्टेट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इन सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो इसी के साथ में, यानी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी प्रेजेंटेशन मेरी जरूर रहेगी, ये मैं लिखित में भी दे रहा हूं, बाकी मैं लिख बता भी रहा हूं। समझाने का तरीका भी मेरा इस तरीके से है कि जिससे आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओ, और इन चीज़ों के द्वारा ही आप अच्छे से समझ सकते हैं। लिखा हुआ तो आपको किताबों में लिखा हुआ भाई, लिखा हुआ तो किताबों में भी है, आपके पास में नोट्स भी होंगे। आप अगर गूगल पे देखो तो गूगल पे भी सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समझना है भाई। अगर समझोगे नहीं, कंसेप्ट को नहीं पकड़ पाए, तो फिर क्या है? कंसेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं क्लासेस लेके आया हूँ, और ये क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। और फ्री बैच को ज्वाइन करने के लिए, यानी आपको इतना ऐसा कंटेंट दिख रहा है ना, ये कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है भाई। ये पूरा कंटेंट प्रेजेंटेशन आपको पूरी तरीके से फ्री में मिल रही है। तो आप इन चीज़ों के लिए क्या करेंगे? इन चीज़ों के लिए यादविन स्मार्ट क्लासेस पर आ सकते हैं, और यूट्यूब पर चैनल पर देख सकते हैं, और ये कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा पीडीएफ के थ्रू भाई, एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें। ठीक है। कौन सी एप्लीकेशन है? यादविन स्मार्ट क्लासेस। हो गया, यानी हमने अक्षांशी विस्तार पढ़ लिया। ठीक है भाई, हो गया आपका। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका लॉन्गिट्यूड के बारे में। हमने समझा अक्षांशी विस्तार, अब लॉन्गिट्यूड को समझना है। तो जैसे मैं अक्षांश के बारे में बताया कि कोई दो अक्षांश तो ऐसे हैं जो भारत को नॉर्थ और साउथ में काटते हैं, छू के जाते हैं, तो कोई दो लॉन्गिट्यूड भी तो होंगे जो भारत को कहाँ छूकेंगे? जो भारत को नॉर्थ साउथ के अलावा क्या करेंगे? ईस्ट वेस्ट में भी छू के जाएंगे, और इन्हीं को कहा जाता है क्या? इन्हीं को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। आपके सामने ये दोनों चीजें दिखती हैं। अब आते हैं, चलिए लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि दोनों पॉइंट के कोई ना कोई डिग्री थी, कोई ना कोई आपका नाम वो था ना 37 डिग्री 6 मिनट, इसी तरीके से तो इसका भी तो होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, कौन सा हो सकता है बताइए। 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1 2 3 करके आएंगे, और आने पर हमें पता चला कि भारत को इस जगह पर छूता है 68 डिग्री 7 मिनट का। चलो यहाँ पे मान लिया 68 डिग्री 7 मिनट का। ऐसे ही 68 के बाद 69 70 71 पहुंचेंगे, और ये पहुंचेगा 97 डिग्री 25 मिनट पर। लेकिन एक मिनट, क्या कि हमने अभी देखा था कि हमारे सरनेम तो उत्तरी अक्षांश थे, तो इसका भी सरनेम उत्तरी अक्षांश तो होना चाहिए ना भाई। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि हमने देखा था कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, जब लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ये ईस्ट और वेस्ट में बटेगा, और भारत आपका ईस्ट में है, तो यहाँ पे क्या होगा? ईस्ट में आएगा, तो इसका मतलब ये पूर्वी है। अब ये अक्षांश तो रहा नहीं, ये तो देशांतर बन गया, इसलिए इसे मैं क्या कहूंगा? इसे मैं कह दूंगा पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो ये 68 वाला भी पूर्वी होगा, और 97 डिग्री वाला भी ये क्या होगा? पूर्वी ही होगा। तो इन्हें कहा जाएगा पूर्वी देशांतर। ठीक है।
जैसे उनके नाम थे, किसके? इंदिरा कौल 37 डिग्री वाला, 8 डिग्री वाला कन्याकुमारी, 6 डिग्री वाला इंदिरा पॉइंट, तो ऐसे ही इसके भी नाम होंगे भाई। कैसे होंगे? कि जब मैं पूर्वी देशांतर की मैं बात करूंगा तो ये जो गुजरात वाला एरिया है कहां पर, ये तो मैं मुझे पता चल गया कि इस जगह तो गुजरात है, लेकिन गुजरात में भी कोई ना कोई जगह तो होगी। उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है गुहार मोती। ठीक है, उस जगह का नाम क्या है? गुहार मोती। तो याद रखना कि भारत का सबसे बेस्ट जॉइंट पार्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट पार्ट है गुहार मोती। क्यों है? क्योंकि देशांतर छू के निकलता है, इसलिए ये है। ठीक है, इसी तरीके से ईस्ट का पूछा जाए तो सबसे ईस्ट वाला पार्ट कौन सा है? तो वो है आपका किबिदू। और किबिदू की बात करूंगा मैं तो किबिदू आपका कहां पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आया समझ? आया समझ? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक कौन सा? पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड अगर मैं बात करूंगा तो चाहे वो वेस्ट वाले पॉइंट को काउंट करो, चाहे वो ईस्ट वाले को करो, क्योंकि यहां पे ये दोनों ही में ईस्टर्न ही रहने वाला है, क्योंकि भारत पूरा ईस्ट में। अगर भारत पूरा ईस्ट में है तो चाहे कोई से भी लॉन्गिट्यूड उठा लो, वो सारे ही ईस्ट में होंगे। आया समझ? आया? चलें आगे। अब चलते हैं आगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। क्या बात करनी है सर? अब एक और मैं बताना चाहता हूं कि अब इन दोनों में होगी लड़ाई। किन दोनों में? भाई ये गुजरात वाले लड़ने लग गए, अरुणाचल प्रदेश वाले लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? तो इनको दिखा कि ये जो है ये टाइम को बताता है, क्योंकि हम 0 डिग्री के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 0 डिग्री पे मान लीजिए 0 डिग्री पे बजे हैं 12, तो 12 बजे के अकॉर्डिंग भारत 5.5 घंटे आ गया, तो सुबह 5:30 बज रहे होंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का फर्क है? 29 डिग्री का, लगभग 29 डिग्री का फर्क है। और जब 29 डिग्री का फर्क है तो याद रखना ये 2 घंटे का फर्क बन जाता, लगभग 2 घंटे, यानी अप्रॉक्स है। और 2 घंटे का फर्क है तो यहां पे सन पहले ईस्ट में दिखेगा, तो यहां अगर 4 बजे दिख गया ना तो यहां पे 6 बजे दिखेगा 2 घंटे बाद। तो अब इन दोनों में हो जाती है लड़ाई, क्योंकि यहां पे सुबह 4 बजे ही हो जाती है और वहां के 2 घंटे और सो लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का क्या रहता है? इन दोनों में ये बात हुई कि भाई फिर हम लोग कौन से टाइम को माने? यहां पे तो सुबह हो गई जल्दी, यहां पे सुबह हुई है बाद में। जो लोग यहां पे सो के उठ के काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, उस टाइम पे ये लोग उठ पाते हैं। तो हुआ क्या? इन दोनों के लिए बीच का एक, कहते हैं ना, बीच का एक माध्यम निकालना। तो हमने क्या किया कि ना तुम्हारी सुनी जाएगी ना फिर तुम्हारी सुनी जाएगी, तो क्या करते हैं हम लोग दोनों के बीच का माध्यम निकालते हैं। इसलिए भारत ने एक लाइन यहां से निकाली, निकाली नहीं, निकलती तो है, लेकिन इसको उन्होंने क्या किया, इस वाली लाइन को एक काउंट किया। किसके लिए? कि भारत का जो समय होगा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, यानी भारतीय मानक समय रेखा। तो भारत का जो समय बनता है ना वो इस रेखा से बनता है। कैसे? कि भारत से 5.5 घंटे आगे है ना, तो 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे कौन है? 82.5 डिग्री। याद रखना कि आपसे पूछा जाए कि भारत का टाइम जोन कौन सा है, तो 82 डिग्री का है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, कहाँ का है? लॉन्गिट्यूड है तो ईस्टर्न होगा, तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? दोनों का टाइम मैनेज करने के लिए बीच की रेखा निकाली, और इस बीच की रेखा से हमारा टाइम निकलता है, टाइम बनता है। और यही एक बीच की रेखा है ना, यहीं से कहते हैं कि भारत का जो टाइम है, यानी GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से, भारत 5.5 घंटे कहाँ है? आगे है। इसका मतलब क्या होगा? आप अपनी घड़ी निकाल के देखो, मोबाइल निकाल के देखो, उसके आगे +5:30 GMT लिखा होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है। प्लस का मतलब आगे है, 5.5 का मतलब 5.5 घंटे, GMT का मतलब GMT से, तो GMT से हम 5.5 घंटे आगे हैं। और ये जो रेखा है, जिस तरीके से आपकी कर्क रेखा निकलती है, ऐसे ही आपकी 5 स्टेट से होके निकलती है। अब 5 स्टेट्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए। क्यों? कौन सी रेखा है? कर्क रेखा के बारे में सब जानते होंगे। 8 राज्यों से गुजरती है, सबसे पूछ लो।
आईएसटी का बताओ, आईएसटी कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखना आईएसटी 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? तो सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को देखोगे तो ये तो आपको दिख रहा है, ये तो उत्तर प्रदेश है भाई, ये तो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, पहला राज्य हमें मिल गया। उत्तर प्रदेश के बाद में ये नीचे वाला जो पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट, ये मध्य प्रदेश से, यानी ये मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के नीचे की तरफ में आएंगे, जब मध्य प्रदेश के नीचे की तरफ आए तो हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ का है, तो ये छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ में आ रहा हूँ, फिर देखा ये उड़ीसा वाला पार्ट है, तो उड़ीसा से भी गुजरती है, और नीचे आए तो ये आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है। तो ये आपके 5 स्टेट हैं जहां से ये रेखा निकलती है। ठीक है, जहां से रेखा ये गुजर रही है। तो याद रखना कि आपसे पूछे जाए कि कौन कौन से स्टेट हैं, तो वो मैंने 5 स्टेट आपके लिख दिए। आया समझ? पूरी प्रेजेंटेशन आपको समझ में आई? देखो, 2 रेखाएं, दोनों रेखाओं के बीच में पूरा भारत, तो वो रेखाएं कौन सी हैं? तो वो रेखाएं हमें बॉर्डर वाली पता होनी चाहिए। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, किबिदू से गुवाहार मोती। याद आया? आ गया? अब ये सारी चीजें आपको लिख के दे दी। ठीक है, जितना समझाना था समझा दिया, बाकी सारी चीजें लिखी हैं भाई। देखो, लिखी है कि नहीं लिखी है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा देशांतरी विस्तार है। देशांतर रेखाएं करती क्या हैं? तो ये समय का निर्धारण करती हैं। किसका? समय का निर्धारण करती हैं। किससे करती हैं? मानक समय रेखा से। मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 की डिग्री की जो है हमारे पास में मानक समय रेखा है। भारत का जो देशांतरी अंतर है, यानी यहां से और यहां के बीच में जो अंतर है वो 29 डिग्री का है। लगभग ये 5.5 घंटे के आसपास लगभग ये 2 घंटे के आसपास हो जाता है। भारत की मानक रेखा की बात करें, यानी आईएसटी की बात करें, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज के नैनी से जाती है, ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे। ये मैं बता चुका हूं कि हम लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं। अगर लंदन में 12 बजेंगे तो 5.5 हमारे पास में होंगे। अगर हम शाम के 6 बजे आ रहे हैं ना, तो आप खुद सोच लो 5.5 घंटे पीछे चल रहा है वो, अभी 5 घंटे 30 मिनट पीछे चल रहा है। लगाओ हिसाब। 5 राज्य से गुजरती है, तो ये मैंने बता दिया, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। देशांतर यहाँ पे कंप्लीट, अक्षांश यहाँ पे कंप्लीट। क्यों बताया मैंने इसको अलग से? इसलिए मैंने आज के टाइम के रखा था, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरी तरीके से समझा सकता हूँ। इसके बाद में ये इंग्लिश वालों के लिए है, अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो ये इंग्लिश में आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। 1-2 क्वेश्चन कर लें, ये आए हुए। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? क्यों पढ़ा रहा हूँ? याद रखना, केवल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने बताया था कि आपका पूरा सिलेबस होगा, और सिलेबस जो होगा वो एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए तो करा रहा हूँ भाई। फ्री बैच क्यों लेके आए? फ्री बैच आपका इस वजह से नहीं है कि बस फ्री में करा के चले जाएंगे। आपका एग्जाम के लिए कराने आए हैं हम यहाँ पे फ्री में आपको वो पूरा कंटेंट देंगे जो वास्तव में एक पेड क्लास में दिया जाता है, और शायद पेड क्लास में भी नहीं दिया जाता। भाई इतना प्रेजेंटेशन के साथ में आपको कौन पढ़ाएगा? आप खुद सोचो, इतना प्रेजेंटेशन के साथ में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। वो यही रीजन है कि हम यहाँ पर पेड बैच की तरह ही पढ़ाने वाले हैं, और उससे बेटर पढ़ाने वाले हैं। तो चीज़ों को याद रखिएगा और चीज़ों को करने पर बैठेगा। अब इसका रिवाइज करिएगा। भले ही हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी हमारे लिए मेहनत करनी होगी। जितने साथी हैं आप उन लोगों को भेजिए, उनको बताइए कि हमारे यहाँ पर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर एक बैच चल रहा है, जिस वो फ्री चलाया जा रहा है। बैच फाउंडेशन और एप्लीकेशन पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे। याद रखना, एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करनी है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। एप्लीकेशन का नाम है यादविन स्मार्ट क्लासेस। चलिए, भारत विस्तृत है, कहां से कहां तक विस्तृत है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कोई भी नहीं दे पाएगा, 100% नहीं दे पाएगा। चलिए, दो आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत कहां से कहां तक विस्तृत है। दिमाग में चल रहा होगा, 37 डिग्री 17 मिनट 8 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 17 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 17 मिनट 8 डिग्री 28 मिनट। बताइए, आंसर आ गया? चारों ऑप्शन में से बताओ कौन सा आंसर होगा। नहीं चल रहा दिमाग? हो गया भाई। याद रखना, मैंने बताया था कि जो आपका भारत विस्तृत है, कहां से कहां तक, तो दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए
कि भारत जो है वो 37 डिग्री 17 मिनट तो है ही नहीं, हमारा भारत 37 डिग्री 6 मिनट है। 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 6 मिनट तक क्या है? नहीं भाई, 8 डिग्री 4 मिनट तक। तो याद रखना ये सारे ही कैसे लैटिट्यूड हैं? नॉर्थ के लैटिट्यूड हैं, इसलिए मैं पहले ही लिख देता हूं उत्तरी अक्षांश। अब आप मिला लो कि ये मुझे कहीं दिख रहा है, यानी दोनों ही उत्तरी अक्षांश होंगे। यहां पे बोल रहा है 37 डिग्री 17 मिनट, मैंने तो 6 मिनट बताया था भाई, तो पहला तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। और आगे बढ़ते हैं, ये 17 मिनट, लो एक और गलत, ये भी 17 मिनट, लो एक और गलत। आंसर क्या आया? आंसर निकल के आया उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पे होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्या कहता है? भारत की मुख्य भूमि का देशांतर किसके बीच फैला हुआ है? भारत की मुख्य भूमि का देशांतर, जबकि देशांतर तो मुख्य भूमि पे ही है, आगे तो कुछ है ही नहीं हमारे पास में। अगर अक्षांश की बात करता तो मुख्य भूमि और हमारे पास में पूरे भारत का अलग अलग है, यहां पर एक ही है। अब बात आती है इसकी, ए कहता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, बी कहता है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम, 68 7 डिग्री उत्तर, उत्तर दक्षिण दक्षिण। आप पढ़ लेना, मैं बता देता हूं कि जितना भी देशांतर की बात आएगी, ये भारत के लिए अगर देशांतर पूछा जाएगा तो वो आपका कैसा होगा? पूर्वी होगा। कैसा होगा? पूर्वी देशांतर होगा। और अगर ये पूर्वी देशांतर है तो आप देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ दक्षिण दिया है, ये उत्तर दिया है, ये पश्चिम दिया है, बचा मेरे पास में ऑप्शन नंबर ए पूरब, दोनों ही पूरब हैं, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आ समझ? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, निकल जाएगा। देखो एग्जाम इसी वजह से निकल पाएगा कि आप अच्छा चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये तो सबको पता होगा, कौन से नहीं गुजरती बताओ? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कर्क रेखा कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो स्टेट्स हो जाएंगे आपके 8। कर्क रेखा सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक की मैं बात करूँ तो सर्वाधिक कहाँ से निकलती है, तो वो राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। और सबसे कम की बात पूछी जाएगी तो सबसे कम आपका कहाँ से गुजरती है, तो वो स्टेट हो जाएगा आपका राजस्थान। तो ये तो सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे, अगर आपने नहीं किए हैं तो आप एक बार एक नोटिस कर लेना। अब बात करते हैं कौन सा राज्य नहीं है। त्रिपुरा है, भाई मैंने पढ़ा था कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कौन सा नहीं है? तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। आगे की बात करते हैं कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट, अगर यहां पे ये बोलता मुख्य भूमि तो क्वेश्चन अलग होता, मुख्य भूमि का पूछता तो क्वेश्चन अलग होता, लेकिन उसने पूछा है सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। तो याद रखना कि मुख्य भूमि का पूछता तो आपका क्या होता? दक्षिण में कौन है? कन्याकुमारी है, तो ये आंसर हो सकता था। लेकिन सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु हमारा भारत का कौन सा है? तो वो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके चारों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। जिस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया। आगे बढ़ते हैं, अब जो आपका क्वेश्चन आने वाला है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मैं बात करूंगा यहाँ पे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सामने क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूँ। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है भारत के राज्य। सभी जानते हैं भाई, ये मैं ज़्यादा कराने की बात क्या करूं कि भारत के पास में अगर स्टेट्स की बात पूछी जाए तो भारत के पास में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। और अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूटी की संख्या कितनी है? 8 यूटी हैं, सब जानते हैं। इसे बताना जरूरी था? नहीं था, लेकिन बताया। अब मैं कहूं कि हमारे पास में जो यूटी है, अक्टूबर की बात करते हैं, 2019 की मैं बात करूंगा। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख,
ये क्या बनाए गए, ये दोनों ही फिर क्या बनाए गए, ये यूटी बना दिए गए, यानी स्टेट से ये आज के टाइम पे यूटी हैं। चलो ये बात भी मुझे समझ में आ गई। लेकिन इसी के बाद में नवंबर 2019 की बात करते हैं, तो 2019 में एक और चीज हुई थी। क्या हुआ था 2019 में, दो जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, जैसे मैं कहूं हमारे पास में दादर नगर हवेली को प्लस कर देता हूं दमन और दीव, ये सारे ही क्या कर दिए, ये दोनों ही क्या कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए। और मर्ज करने की वजह से हमारे पास में जो यूटी हुए वो कितने हो गए, हमारे पास में यूटी पूरे फिर हमारे पास में 8 यूटी हो जाते हैं। जब जम्मू कश्मीर बटा था तब हमारे पास में यूटी कितने थे, 9 थे, लेकिन फिर हमने 2 यूटी को मर्ज कर दिया, जिसके बाद में हमारे पास में यूटी कितने रह गए, फिर से 8 रह गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके यहाँ से कई सारे पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा। ये सारे जो है मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं कि कौन सा स्टेट है, उसकी कैपिटल क्या है। आंध्र प्रदेश की हाल ही में, याद रखना ये अपडेटेड है, आंध्र प्रदेश की हाल ही में जो कैपिटल चेंज हुई है वो अमरावती हुई है। इससे पहले हम हैदराबाद थे, यानी हैदराबाद कैपिटल जो थी वो दोनों के लिए थी। ठीक है नहीं, आपके आंध्र प्रदेश के लिए भी थी और इसके अलावा तेलंगाना की भी थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो हैदराबाद ना होके अब अमरावती हो गई है। बाकी सारी राजधानी आप याद कर लेना, ये मैंने आपको यहाँ पे दिया है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ज्यादातर आपको जो पूछे जाते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की मैं बात करता हूँ, जैसे मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। इसके अलावा आप देखोगे सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो ये सारे जो हैं ये पूछ लिए जाते हैं, इनको याद करके चलना। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी यूटी हैं जो सामने आपके हैं, इन यूटी की भी याद कर लेना, करना चाहो। बाकी यहाँ पर याद करने वाली चीज अगर हो तो इसको कर लेना कि दमन, दादरा नगर हवेली और दमन दीव की जो राजधानी है वो अब दमन है। ठीक है, चलिए अब क्या बताना है सबको, छोटी छोटी चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाए किस बेस पर, क्षेत्रफल के बेस पर, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के बेस पर पूछा जाए तो वो कौन सा है, राजस्थान है। इसके बाद मध्य प्रदेश, तो चलो मध्य प्रदेश की बात ही नहीं करनी हमें। सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य हमने देख लिया राजस्थान है, तो ऐसे ही सबसे छोटा राज्य भी हमारे पास में है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है गोवा। क्या है, गोवा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बने आपके। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन में आपके बनेगा कि सबसे छोटा एरिया वाइज यूटी कौन सा है, या फिर कहेंगे यूटी की बात करें तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। मैं यहाँ पे यूटी के लिए लिख देता हूँ, यूटी में सबसे बड़ा, सबसे छोटा। जब सबसे बड़े की बात करेंगे तो यूटी सबसे बड़ा कौन सा हो चुका है, उसका नाम है लद्दाख। और सबसे छोटे यूटी की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है उसका, लक्षद्वीप। ठीक है, ये कैसे हैं, ये एरिया वाइज हैं। अगर मैं यहाँ पे या लिख देता हूँ यूटी यहाँ पे एरिया वाइज है, और अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि पॉपुलेशन वाइज, कैसे, पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है किसकी कम है, अगर मैं इसकी बात करूं तो चलिए जनसंख्या के आधार पर देख लेते हैं। देखो ना क्या, कि सबसे बड़ा कौन है जनसंख्या में, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा। जब मैं सबसे बड़े की बात करूंगा तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है, दिल्ली में है। लेकिन जब मैं सबसे छोटे की बात करूंगा, चाहे वो यूटी की बात कर, चाहे मैं एरिया वाइज देखूं, चाहे वो पॉपुलेशन वाइज देखूं, दोनों का आंसर एक ही होगा और वो होगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनको याद ही करना होता है। आप इन चीज़ों को समझ लें तो बेटर है, इसलिए मैं आपको अलग से यहाँ पे बता ही रहा हूँ। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को आप करते रहना अच्छे से। ठीक है, ये मैं आपको अलग से बताता रहता हूँ, तो आप इन चीज़ों को करते जरूर रहना। ठीक है, ये मैंने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बता दिए। बाकी अब आपसे पूछ लिया जाए 2021 के अकॉर्डिंग, 22 के अकॉर्डिंग भारत का
सबसे बड़ा जिला, ये फैक्ट बेस है, इस पे कुछ नहीं हो सकता, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको समझाना भी नहीं है, इसको तो बस आपको करना है। सबसे बड़ा जिला पूछा जाए, ठीक है, क्षेत्रफल। अब ये पूछा किस बेस पर जा सकता है, चलिए ये भी मैं लिख देता हूँ भाई, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मुझे बताना है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये भी मैं बता दूं कैसे, क्षेत्रफल के बेस पर। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के बेस पर, चलिए बताइए बड़ा जिला कौन सा हुआ, सबसे बड़ा जिला जो है वो भारत का कौन सा है, वो है आपका कच्छ, और ये कच्छ कहां पर है, ये गुजरात में, ठीक है। अगर सबसे छोटा जिला पूछा जा रहा है तो वो है आपका माहे। अब माहे कहां पर है, तो ये पुडुचेरी का पार्ट है, ठीक है। माहे कहां पर है, ये पुडुचेरी का पार्ट है। अगर यहां पे मैं बोलूं कि जनसंख्या पे सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, अब मैंने यहां पे पॉपुलेशन बेस पर देखना है, यानी हमने देखा एरिया के बेस पर, यहां पे हम देखेंगे जनसंख्या के बेस पर। अब जनसंख्या तो हम बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, सबको पता है, ये है आपका थाने, और ये थाने कहां पर है, ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर बस आपको पढ़ना है इनको, ठीक है। जब आपके दिमाग में आ जाए तब आप पढ़ लेना, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको करते रहना है, ठीक। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, तो बस बस थोड़ा बहुत है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है। अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कह सकते हो सर्वाधिक राज्यों से बॉर्डर लगाने वाला राज्य, तो सर्वाधिक राज्यों से कौन सा बॉर्डर लगाता, भाई कौन लगाता है, तो याद रखना उसका नाम कौन है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा तो पॉपुलेशन रखता है और सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, कितने स्टेट से करता है, 8 स्टेट से करता है, याद रखना। और इसी उत्तर प्रदेश के पास में 4 राज्यों से, यानी इसी उत्तर प्रदेश के पास में एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है कि 4 राज्यों से सीमा लगाने वाला जिला, हमारे पास में 4 राज्यों से सीमा लगाने वाला जिला भी मौजूद है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है सोनभद्र, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है सोनभद्र। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, बस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, बस आपको बस बताता जा रहा हूँ कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। और इसी के साथ में ये चैप्टर जो था, यानी जो टॉपिक था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जो आपको यहाँ पे पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि कौन से राज्य की सीमा किससे लगती है, ठीक है। और वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपकी ज्योग्राफी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद स्टैटिक जीके का जो पार्ट होगा वो अलग से होगा, जिसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आज की क्लास का ये टॉपिक था, जहाँ पर मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, और उन लोगों तक पहुंचाना है जो वास्तव में इस सीरियस तरीके से, एक अच्छे तरीके से कंटेंट के बेस पर कंसेप्ट को समझना चाहते हैं और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं इस फ्री बैच के साथ में। ये बैच आपका बिल्कुल फ्री है, और ये बैच आपका फ्री होने के साथ साथ आपकी पूरी तैयारी कराएगा, जिसमें आपको कंप्लीट ज्योग्राफी में कराने वाला हूं। और कंप्लीट ज्योग्राफी में मैंने 2 दिन का आपने वीडियो देखे होंगे कि इन 2 दिन के वीडियो में मैं आपको जिस प्रेजेंटेशन के साथ में पढ़ा रहा हूं, कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जहां पर आपके लिए प्रेजेंटेशन जरूरी है वहां मैं प्रेजेंटेशन लेके आता हूं, और जहां पर आपके लिए नोट्स जरूरी हैं वहां पे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, जिससे आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में चाहिए तो आपको इंग्लिश में भी यहां पे नोट्स मिल रहे हैं। तो यहां पे करना क्या है, आपको अपने साथियों को, और हां खास बात कि मैं उन क्वेश्चंस को भी लेके आ रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इन सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। यहां पे इन चीजों को जो पढ़ाता हूं ना, तो वो सारी चीजें आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए मैं उन चीजों को लेके आता हूं।
और अगर आप इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, इन नोट्स के साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ में जुड़े रहें। और जुड़े रहने के साथ में आपको करना क्या है, अपने साथियों को शेयर भी करना है, जिससे उनका कुछ फायदा हो पाए। आप अपना फायदा देख रहे हो, उसके अलावा अपने साथियों का भी फायदा देखो, जिससे उनको पैसा खर्च ना करना पड़े, पेड बैच खरीदना ना पड़े। और पेड बैच अगर आपको खरीदना है और वो सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं तो क्यों लेना है, ठीक है। इसके साथ में मैंने आपको जो सारी चीज़ें कराई, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया है। और बाकी चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको स्टैटिक जीके के पार्ट में समझाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई। आज मैंने किसी के कमेंट नहीं देखे, रीजन है कुछ, तो चलिए उसके बाद में बात करेंगे बाद में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। जितना अपने साथी हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनका फैमिली इशू है या फिर पैसे का इशू है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक कह सकते हैं ना, आप खुद उनके लिए मसीहा बन सकते हैं कि आपके लिए आपको पढ़ना ना, तो चलो मैं आपको ऐसा कंटेंट, ऐसा चैनल बताता हूँ कि जहाँ पे आपको फ्री में सब कुछ मिलने वाला है। आपको सारी जो चीज़ें दिख रही है ना, पढ़ाया जो जा रहा है वो आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है। तो बस एक चीज करनी है आपको, यानी आपको पे करना है हमें। और पे करने किस तरीके से, वो तरीका वही है कि बस आप शेयर कर दो अपने साथियों को, जितना भी हो सके उतना कर दो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए आज की क्लास आप, मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा कमेंट इस वजह से नहीं देखे कि ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक इस तरीके का था कि यहाँ पर आपको चीज़ों को समझाना ज़्यादा बेटर है, इस वजह से मैं इन कमेंट्स को नहीं देखा। बाकी यहाँ पर समझाने के अलावा जो भी चीज़ें आपसे पूछने वाली होती हैं मैं वो पूछ लेता हूँ। तब तक के लिए याद रखना कि ये क्लासेस आपकी रोजाना शाम को 6 बजे होती है। टाइमिंग मैंने सबको बता दिया है, और बाकी आपको यहाँ पे शेड्यूल लग जाते हैं तो आप उस टाइम उसके अकॉर्डिंग भी आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में शाम की 6 बजे की क्लास जो ज्योग्राफी की होती है मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। और इसी क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, और एक और बेहतरीन क्लास के साथ में, एक और नई प्रेजेंटेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।